हज़ारों लोगों की होती है, ऐसा कुछ मेरी कहानी में अलग है नहीं। सारी चीज़ें हैं लेकिन रियल कहानी है, ये कोई पिक्चर की कहानी नहीं है, रियल स्टोरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सेकंड वन, दैट इज ट्रेनिंग पार्ट, जिसमें आपको मैं मदद करूंगा कि आप भी इस इंडस्ट्री को एज ए करियर क्यों अडॉप्ट करें। क्योंकि प्रॉब्लम आज की डेट में, जो मेरा मानना ये है, मुझे कई साल इस इंडस्ट्री के अंदर हो गए, मेरा मानना ये है कि प्रॉब्लम इंसान के साथ ये नहीं है कि कैसे करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्यों करना है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वाई क्लियर हो जाए ना, वो 90% है वाई। अगर वो वाई क्लियर हो जाए तो हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। हम लोग इतने समझदार हैं, भगवान ने हमें इतना अच्छा दिमाग दिया है, हम लोग चैट जीपीटी पे जाके, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके या किसी भी सर्च इंजन पे जाके ये पूछ सकते हैं कि ये काम कैसे करना है। वो हमसे बेहतर, किसी भी इंसान से बेहतर बता देगा इस काम को ऐसे करना है। सवाल यही है कि क्यों करना है। सो आज मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। आप लोग रिलेट करिएगा। मेरा नाम भुवन शर्मा है, जैसा कि सर ने बताया। ये मेरे माता पिता हैं। मेरी मदर है विमला शर्मा एंड मेरे फादर मिस्टर अनिल। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मेरे पिताजी का जो उल्टा वाला हाथ है, ये वाला हाथ, इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, चेंज है। क्योंकि शादी के कुछ समय के बाद ही मेरे पिताजी हमारे गांव में, मैं उत्तराखंड से हूं, हमारे गांव में पुराने जमाने में दुनाली बंदूक हुआ करती थी, जिसके अंदर रेड कलर का कारतूस डलता है। तो उस कारतूस के ब्लास्ट होने की वजह से मेरे पिताजी का ये वाला हाथ ब्लास्ट हो गया था, शादी के कुछ समय के बाद ही। बिकॉज ऑफ दैट ये हाथ की शेप थोड़ी चेंज है, और इसको आप कह सकते हैं कि मेरे पिताजी हैंडीकैप हो गए थे बहुत जल्द, मतलब बहुत शादी के कुछ ही समय के बाद ये इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो हैंडीकैप हो गए। और आप जानते हैं कि हमारी इंडियन फैमिली के अंदर जो आदमी होता है उसको पुरुष प्रधान माना जाता है। घर का जिम्मेदारी उठाना उसी का ही कहीं ना कहीं दारोमदार होता है। लेकिन सोचिए, अगर किसी परिवार का जो आदमी है, अगर वही हैंडीकैप हो जाए, तो मेरे हिसाब से चैलेंजेस वहीं से शुरू हो जाते हैं। मेरी मदर ज़्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, बहुत यंग एज में मेरी मदर की शादी हो गई थी। ऑलमोस्ट 15-16 साल की एज में उनकी शादी कर दी गई थी। जिस एज में उनको खेलना कूदना होता है, उस एज में उनकी शादी हो गई थी। और ज़्यादा पढ़ी लिखी वो भी नहीं है, 5वीं क्लास तक उन्होंने स्कूलिंग की थी, उसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी करके उत्तराखंड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, हम उत्तराखंड में रहने लग गए। छोटा सा घर था और वहां से मेरी जिंदगी शुरू हुई। ये बीच में मैं हूं, मेरी बड़ी दीदी हैं साथ में, मेरे पिताजी हैं, दिल्ली आ गए। अब जैसा मैंने कहा, मेरे पिताजी हैंडीकैप थे, तो कहीं ना कहीं ये माइक चेंज हो सकता है, बार बार बीच में वो कर रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, या तो फिर देख लीजिए जो पीछे है। जैसे मैंने कहा कि पुरुष प्रधान माना जाता है। सोचिए, जब पुरुष ही काम नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि उन्होंने बहुत काम किए अपने जीवन में, लेकिन एक संपूर्ण इंसान जो कर सकता है वो एक हैंडीकैप इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए मेरी जो माता जी हैं, उन्होंने घर की जिम्मेदारियों को उठाया। बहुत सारे काम उन्होंने भी किए अलग अलग, लेकिन एक लंबा टाइम उन्होंने जो बिताया, वो बिताया दिल्ली के अंदर। पंचशील पार्क नाम की एक जगह है, जहां पर एक स्कूल है, स्टेप बाय स्टेप। उस स्कूल के अंदर एक केयर टेकर की नौकरी किसी सिफारिश के थ्रू मेरी मदर की लग गई। केयर टेकर समझते हैं क्या होता है? दीदी बोलते हैं जिनको, आया, जो बसों में बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ बैठी होती हैं, उनको बस से उतारना, उनको बस में चढ़ाना, स्कूल में उनकी केयर टेकिंग करना, उनका ध्यान रखना, ये सारे काम मेरी मदर करती थी। सैलरी 2000 रुपए जब लगी थी स्टार्टिंग जॉब पे, और 17 साल बाद जब जॉब छोड़ी तो सैलरी पहुंची थी 17,000 रुपए। पूरा 17 साल काम किया। वैसे भी उससे पहले की तो स्टोरियां बहुत हैं, बहुत कुछ किया इन्होंने, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन मेन जो लंबा टाइम इन्होंने बिताया वो एक स्कूल में बिताया, जहां पर इनकी 2000 रुपए में सैलरी लगी थी, और 17 साल के बाद 17,000 रुपए। अब जितनी तेजी से सैलरी, जितनी तेजी से खर्चे बढ़ रहे थे ना, उतनी तेजी से सैलरी नहीं बढ़ रही थी। तो मेरी बड़ी दीदी हैं, उन्होंने जॉब करनी शुरू करी 12th क्लास के बाद, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मुझे भी 10वीं क्लास मैंने, 10th क्लास मैंने ओपन से करी, और उसके बाद मुझे भी नौकरी करनी पड़ी बिकॉज ऑफ माई फैमिली इश्यूज, फैमिली कंडीशन। जबरदस्ती मुझे भी बाहर निकलना पड़ा, घर की सिचुएशन को देखते हुए मैं भी बाहर निकल गया। सबसे पहला काम एसी फ्रिज का काम सीखा। कम पढ़ाई लिखाई होने के बाद, एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा थी नहीं लाइफ से, तो 2 दिन मेरी मदर मेरे को एसी फ्रिज का काम सिखाने के लिए शंकर मार्केट, आईटी, ये सीपी में एक शंकर मार्केट नाम की जगह है, वहां पर एसी फ्रिज का काम 2 दिन मेरी मदर मेरे को छोड़ के आई कि इसको सिखाओ।
और 2 दिन बाद खुद ही लेने भी आ गई। शायद उनको दया आ गई होगी कि इतना छोटा बच्चा क्या करेगा, कैसे सीखेगा। सुबह से लेकर शाम तक वापस लेने आ गई और घर ले गई। तो वहां पे मैंने किया नहीं काम। उसके बाद एक कोरियर कंपनी में काम किया 2 साल। उसने बहुत दिल्ली भगाया मेरे को। कोरियर का काम आप जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद फिर एक हार्वेस्ट गोल्ड एक कंपनी है जो ब्रेड बनाती है। आपने उसकी ब्रेड, रस, फैन, पता नहीं क्या क्या चीजें खाई हुई हैं। इनका मेहरौली के अंदर ऑफिस है। वहां पर मुझे एचआर डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। सिफारिश की वजह से मिल पाई। उसका रीजन ये था कि जो उसके मालिक हैं, हार्वेस्ट गोल्ड कंपनी के मालिक, उनकी पोती मेरी मदर के स्कूल में पढ़ा करती थी। तो मेरी मदर ने उनको बोला कि मेरा बेटा है, वो कोरियर की जॉब करता है, इधर उधर दिन, मतलब उसका कोई ऑफिस नहीं है, घूमता रहता है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, अगर कोई ऑफिस के अंदर का काम मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उन्होंने कहा भेज दो, देख लेंगे, कोई बात नहीं। मेरा वहाँ पे जाके इंटरव्यू हुआ और मेरी 12-13 हज़ार रुपए की नौकरी वहाँ पे लग गई। तो 2 साल मैंने एचआर में भी काम किया। फाइनली 2 साल जब मैंने एचआर में काम किया तो उसके बाद जिंदगी चली रही थी। एक्सपेक्टेशन कुछ लाइफ से थी नहीं, क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। परिवार में बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। कोई चॉइस थी नहीं कि काम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, क्योंकि चॉइस उसके पास होती है जिसका परिवार अच्छा खासा चल रहा हो। मुझे पता था कि अगर मैं छोड़ दूंगा नौकरी तो परिवार में बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। दीदी की शादी हो गई धीरे धीरे, फिर घर का बड़ा मैं हो गया, मम्मी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ, हम सब काम कर रहे हैं। इसी दौरान 2012 के अंदर मेरी मदर के जीवन में वेस्टीज अपॉर्चुनिटी आई, जो उन्होंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद इस तरीके का माहौल मेरे घर में बनना शुरू हो गया। अच्छा, वेस्टीज भी क्यों आया, उसका कारण है। मैंने कभी भी ना बड़े सपने ना तो देखे थे, ना उसकी बातें करी थी कभी जीवन में, कभी नहीं करी। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि ये बड़ी बड़ी बातें करने से ना कुछ नहीं होगा, लोग उल्टा मजाक और उड़ाएंगे। लेकिन मेरी मदर जिस स्कूल में पढ़ती थी, वहां पर जो बच्चे आते थे, कोई मर्सिडीज से आ रहा है, कोई ऑडी से आ रहा है, कोई BMW से आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं अपने बच्चों को छोड़ने। बहुत सारे लोग जब वो देखते थे तो उनके सपने वहां से बिल्ड होने शुरू हो गए। तो उनको लगता था कि यार मेरे पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब उनका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, 15-16 साल लगातार लग्जरी चीजों को देखना, तो कहीं ना कहीं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चीजें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, उनको लगता था कि ऐसा हो सकता है, कुड बी पॉसिबल। तो जब पहली बार मेरी मदर को वेस्टीज के बारे में बताया गया तो पता चला यहाँ से गाड़ियां भी आती हैं, यहाँ से विदेश यात्राएं भी आती हैं, यहाँ से बहुत सारी चीजें आती हैं। तो शायद उनको उस चीज ने इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और जब ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले किसको पता लगता है? घर वालों को। सबसे पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो किसको पता लगेगा? आपकी फैमिली को पता लगेगा, है ना। मुझे पता लगा, मेरे को भी पता लगा। मेरी मम्मी ने काम देखा है, कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है, और उन्होंने मेरे को बताया कि बहुत बढ़िया काम है, ऐसा वैसा। क्योंकि जब आदमी मोटिवेट हो जाता है तो फिर पूरी एक्साइटमेंट में बताता है, लेकिन जैसे ही वो सामने वाला उसको बोलता है रहने दे, कुछ नहीं होता, तो सारी एक्साइटमेंट डाउन हो जाती है। तो सबसे पहला चैलेंज मेरी मदर को मैंने ही दिया। मैंने कहा यार तुम करो, मुझे मत बताओ। ऐसा क्यों मैंने कहा वो मैं आगे आपको बताऊंगा, आप रिलेट कर पाओगे। तो इस तरीके का माहौल मेरे घर में बनना शुरू हो गया, मीटिंगें होना। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं उसका रीजन बता देता हूं। जब मैंने 2 साल नौकरी करी हार्वेस्ट गोल्ड के अंदर, तो फाइनली फिर मेरी छोटी सिस्टर, जो कि लॉरियल कंपनी के अंदर सुपरवाइजर थी, तो उसने मेरे को ऑफर किया कि भाई तो एक काम कर, तू रिटेल इंडस्ट्री में आ जा। ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है और यहाँ पर पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे, इसमें इंसेंटिव बहुत अच्छा आता है। बेसिक भले ही कम होता है, लेकिन इंसेंटिव, सेल अगर अच्छी करेगा तो तेरे इंसेंटिव बहुत अच्छे बनेंगे। उसने मेरे को सीधी सीधी ये बात बोली कि तेरे को तेरे मेहनत के अनुसार पैसा मिलेगा, तू जितना ज्यादा सेल करेगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। मैंने कहा तो बहुत अच्छा काम है भाई, इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। नौकरी में एक आदमी जितनी भी मेहनत करे, लेकिन पैसा कितना मिलेगा कौन तय करता है? बॉस। आप मेरे से समझदार है, थैंक यू सो मच। लेकिन रिटेल में, सेलिंग में, सेल एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे बॉस तय नहीं करता, वो सेल्स पर्सन तय करता है उसको कितना कमाना है। तो मुझे लगा कि यार ये काम बढ़िया है, और मैंने लाजपत नगर के अंदर एक शॉप को ज्वाइन कर लिया। सेंट्रल मार्केट के अंदर एक दुकान है जिसका नाम है बलदेव जनरल स्टोर।
अगर आप कभी उस वहाँ मार्केट में गए होंगे तो 2005 में फाइनली सारे घाट का पानी पीने के बाद 2005 में मैंने बलदेव जनरल स्टोर को ज्वाइन कर लिया। और जब इसको ज्वाइन किया तो यहां पर अब लाइफस्टाइल क्या था मेरा, सुबेरे 9 बजे घर से निकलना, 10 बजे दुकान पे पहुंचना, 10 बजे खड़े हो जाना, स्टैंडिंग जॉब, नो सिटिंग, खड़े होके कस्टमरों को अटेंड करना। मेरे पास 2 से 3 कंपनियां थी जिनको मैं रिप्रेजेंट किया करता था। एक कंपनी बहुत जानी मानी कंपनी है, कलर बार, इफ यू नो दैट, आपने सुना हो उसका नाम, तो कॉस्मेटिक ब्रांड है। ओले एक कंपनी है जिसका नाम भी आपने सुना होगा, पीएनजी का प्रोडक्ट है। इन एक दो कंपनी के साथ मेरा टाई अप हुआ और मैंने इन कंपनी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना शुरू किया। इसका रिप्रेजेंटेटिव मैं था इस शॉप के अंदर। मैं शॉपकीपर की तरफ से नहीं था, मैं कंपनी की तरफ से था। लेकिन शॉप के अंदर एक छोटा सा आउटलेट, छोटा सा काउंटर मुझे मिला हुआ था, वहां पर खड़े होके मुझे कंपनी के प्रोडक्ट लोगों को बताने पड़ते थे, जो भी कस्टमर आ रहे हैं। सो फ्रॉम 2005 टू 2017 मेरी लास्ट जॉब इसी शॉप के अंदर रही। मैंने यहाँ पर 12 साल स्पेंड किए। 2005 में जब मैं लगा 14-15 हजार रुपये मेरी सैलरी थी। धीरे धीरे एक कंपनी का मेरे को वो मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैंने उस कंपनी को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, उसके टारगेट पूरे करने शुरू किए। दूसरी कंपनी मिली, तीसरी कंपनी मिली, 4 कंपनियां मिल गई। एक ही शॉप के अंदर 4 कंपनियों को मैं रिप्रेजेंट करता था। 4 कंपनियों का मतलब अब 4 कंपनियों से सैलरी आई। तो अगर एक कंपनी से 25,000 भी आ रही है तो 4 कंपनियों से मिला के कितनी आ गई? 1 लाख। 1 लाख रुपए। अब सोचो, मेरे जैसा इंसान जिसकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा ना हो और 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही हो, ये एकदम से नहीं हुआ। 2005 में शुरू किया जब, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 14-15 आने तक मेरे को लाख रुपए पर मंथ आने लग गए। और इसके लिए मैंने मेहनत बहुत करी। मैं सेल करता था, सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहता था काउंटर पे, कस्टमर का इंतजार करता था कि कस्टमर कब आएगा। फिर कस्टमर को लिपस्टिक, लाइनर, काजल, मस्कारा, फाउंडेशन, एंटी एजिंग क्रीम, ये क्रीम, वो क्रीम, झाड़ू, पोछा, सब कुछ बेचना पड़ता था, क्योंकि दुकान के अंदर है। सिर्फ दुकान के अंदर इन 2 प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर कस्टमर कुछ भी मांग रहा है तो उसे सब देना पड़ेगा, वो रूल है दुकान का। अगर आप शॉप में हैं तो आपको सब बेचना पड़ेगा जो भी कस्टमर मांग रहा है। अगर आपके पास वो नहीं है उसकी नॉलेज, तो आपको उस कस्टमर को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना पड़ेगा कि मैडम यहाँ पे आप आ जाओ, इस काउंटर पे आपको ये वाली चीजें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती थी। तो लाइफस्टाइल ऐसा बन गया कि सुबह निकलना, दिन में ना लंच का पता, क्योंकि लंच करने इसलिए नहीं जाता था ज्यादा देर तक, ये सोचता था कि यार जैसे ही मैं जाऊंगा, मेरे पीछे से कोई मेरी कंपनी का प्रोडक्ट मांगने आ गया और किसी और सेल्स पर्सन ने अपनी कंपनी का दे दिया तो। और मैं अकेला नहीं होता था, शॉप के अंदर 17 लड़के होते थे, 17 लड़के ही लड़के, नो गर्ल स्टाफ। आज भी नहीं है। लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट के अंदर इकलौती एक ऐसी शॉप है बलदेव, जिसमें आज भी कोई फीमेल स्टाफ नहीं है। 17 के 17 सारे के सारे सेल्स बॉय, कोई मेबलिन से, कोई लैक्मे से, कोई रेवलॉन से, कोई किसी और कंपनी से। दुनिया भर के जितने आज कंपनी आ गई, फेसेस है, नाइका है, शुगर है, पता नहीं कितने ब्रांड है मार्केट में, सभी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं। और अगर मैं सोचता था मैं लंच के लिए जाऊंगा, किसी कस्टमर ने मेरी कंपनी को कोई प्रोडक्ट मांगा, तो मेरे बगल वाला कंपटीटर क्या करेगा, ऐसा ना हो अपना दे दे, मेरी सेल खराब हो जाएगी। इसलिए लंच पे भी जाता था तुरंत जाके, और 10 मिनट में आ जाता था। मेरे भैया जो है शॉप के, वो मेरे से कहते थे कि भाई तूने यहाँ पे जिप लगाई हुई है क्या? कोई ऐसे जाता है, जिप खोलता है, खाना डालता है और जिप बंद करके वापस आ जाता है। मैंने कहा नहीं भैया, मैं खा के आता हूँ। इतनी जल्दी करता था। तो ऐसा लाइफस्टाइल था, क्योंकि पैसा आ रहा था, पता था कि यार अच्छा खासा पैसा आ रहा है, नो कॉम्प्रोमाइज। सुबह से लेकर शाम तक दर्द भी होता था पैरों में, लेकिन करना पड़ता था, मजबूरी थी, कोई चॉइस ही नहीं थी लाइफ में। इसी दुकान पे रहते रहते काफी दोस्त बने। इसी दुकान पे रहते रहते 2011 में फाइनली मेरी शादी हो गई। और मेरे जो पिताजी हैं, डे बाय डे उनकी भी हेल्थ इश्यूज बढ़ते चले गए। अगर आप यहाँ पे, ये दूसरा चैलेंज मेरे साथ था जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मेरी शादी की पूजा हो रही है और यहां पर मेरे पिताजी के कानों के पास से एक नली जा रही है। ये जो नली है, ये ऑक्सीजन की नली है। उनके दोनों लंग्स जो थे, उनमें प्रॉब्लम आ गई थी और वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे रहते थे। पीछे सिलेंडर पड़ा हुआ ये रहा। शादी वाले दिन भी एक दिन के लिए हम इनको लेके गए थे अपने साथ, और ये भी ऑक्सीजन पे ही बेसिकली चलते थे, आर्टिफिशियल। अगर 2 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन
खत्म हो गई तो समझ लो काम खत्म। तो ये सिलेंडर हमेशा रहता था, दो रहते थे घर पे, स्पेयर में एक रख के चलते थे हमेशा, कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए। बाथरूम भी जाया करते थे तो ऑक्सीजन के साथ जाते थे। 5 से 6 साल ऐसे ही काटे मेरे पिताजी, 5 से 6 साल, क्योंकि इनके मल्टीपल ऑर्गन इश्यूज इनको हो गया था। तो ये एक दूसरा चैलेंज था। तो कहीं ना कहीं लगता था कि यार पिताजी की तबीयत खराब रहती है, हर महीने दवाइयों का बहुत खर्चा होता था, 10-12 हज़ार रुपए का खर्चा, महंगी महंगी दवाइयां। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर उस टाइम पे भी 300-400 रुपए में भरा करता था, मुझे याद है। थैंक यू सो मच। 300 से 400 रुपए में ऑक्सीजन का सिलेंडर भरा करता था दोस्त। और ये मेरे को हमेशा भरवा के जाना पड़ता था 2 स्पेयर में, कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए। लोगों को ऑक्सीजन की कीमत शायद कोरोना में समझ में आई होगी, मुझे ऑक्सीजन की कीमत मेरे पिताजी ने बहुत पहले समझा दी थी, कि एक सांस की कीमत क्या होती है, बहुत पहले। शादी हुई, शादी के बाद फाइनली 2011 में शादी हुई, 2012 में बेटा हो गया। 2012 में जब बेटा हुआ तभी ये बिजनेस मेरी फैमिली में आया था। यानी कि मेरे बेटे का लक वो अपने साथ लेके आया वेस्टीज के रूप में। और लेके कौन आई? मेरी मदर लेके आई इस बिजनेस को मेरे परिवार के अंदर। एक बार और चाहूंगा, क्योंकि पहली बार आज यहां पे बहुत सारी मदर्स बैठी हैं, तो हल्के में मत लेना यार। मेरी तरह हो सकता है कि आपका बेटा भी तलाश कर रहा हो, उसके सपने बड़े हों, और आपके इस अपॉर्चुनिटी से उसके सपने पूरे हो जाएं। बहुत सारे फादर यहां बैठे हैं, तो डोंट टेक इट लाइटली। 2012 में शादी हो गई, उसके बाद 11 में शादी हुई, 12 में बिजनेस आया। और बिजनेस को जो लाने का श्रेय जाता है, ऑब्वियसली इस बिजनेस के अंदर उस इंसान का बहुत बड़ा रोल होता है, जो इंसान आपको इस बिजनेस में स्पॉन्सर करता है, सिखाता है, आगे बढ़ाता है, नॉलेज देता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी इस जर्नी को फुलफिल किया। इनके बगैर मेरी जर्नी किसी भी कीमत पे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। एक बार दिल खोल के दोबारा से चाहूंगा जोरदार तालियां सभी मेरे गुरुओं के लिए, क्योंकि इनके सानिध्य के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं था। आज जो बोल पा रहा हूं, बिकॉज ऑफ हिम। आज जो भी है, जो भी हूं, सब इनकी वजह से हूं। जस्ट इमेजिन, अगर आज मेरी ज्वाइनिंग ही नहीं लगी होती मेरी मदर की, तो क्या मैं यहां पे खड़े होकर अपनी कहानी सुना रहा होता? तो सब कुछ इनका है जी, मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ आज मैं ट्रेनिंग में सिखाऊंगा सब इन्होंने दिया है। जो मेरे शब्द हैं सब इनके माध्यम से निकल रहे हैं। वो बात अलग है मैं बोल रहा हूं, लेकिन सब कुछ इनसे सीखा है। अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, तो सब कुछ कॉपी पेस्ट किया है। इनकी स्लाइड से, इनकी ट्रेनिंग से, इनके वर्ड से, सब कुछ कॉपी पेस्ट है। अपना कुछ नहीं है भाई। सो बेसिकली यहां से शुरू हुई जर्नी मेरी वेस्टीज के अंदर। 2015 एक टर्निंग पॉइंट आया जीवन में। 12 में बिजनेस आया। ध्यान से समझना, अभी भी मैं अपनी मां के साथ नहीं हूं, क्योंकि मैं बिजी हूं अपनी दुकान के अंदर। मेरे पे प्रेशर है टारगेट का, सेल का। पैसे वहीं से मेजर आ रहे हैं, बड़े पैसे वहीं से आ रहे हैं। और 2012 मुझे याद है, जैसे मेरा बेटा 2 महीने का हुआ था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी 2012 में। 2 मंथ्स का मेरा बेटा था और मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। तो वहां से जिम्मेदारियां और बड़ी हो गई। सोचा कि अब कोई रिस्क नहीं लेना यार जॉब के साथ। ठीक है, मेरी मदर कर रही है, मैंने अच्छा काम ये किया, इनको कभी मना नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बिजनेस करते थे, ये बहुत बहाने बनाती थी भाई, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये भी सीरियस नहीं थे बिजनेस को लेके। मेरा अच्छा इनकम आ रहा था, लाख रुपए का इनकम अच्छा होता है। इनको लगता था ठीक है तो कर रहा है, यहां से क्या हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, सपने बड़े थे, ज्वाइन कर लिया था, उम्मीद थी कि कुछ तो होगा। 2012 में ज्वाइनिंग लगी, 13 में कुछ नहीं, 14 में कुछ नहीं, 15 में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था जी 15 तक भी। लेकिन कैसे लाइफ में बदलाव आया, एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट है। 22 नवंबर 2015 मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और मैं लाजपत नगर से घर जा रहा था। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और मेरी सीधे टांग की 3 जगह से हड्डियां टूट गई, मल्टीपल फ्रैक्चर। एंड दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, मेजर टर्निंग पॉइंट। जब एक्सीडेंट हुआ, 11 महीने का बेड रेस्ट था दोस्त, 11 मंथ। हिल ही नहीं सकते जी बेड से, ऐसा तगड़ा वाला एक्सीडेंट था। डॉक्टर ने बोला कि अगर थोड़ी सी भी टांग हिलाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हड्डी अपनी जगह से फिर हिल जाए और तेरा टाइम और लंबा खिंच जाए।
तो 6 महीने तो ये टांग ऐसे ही थी, जो भी जरूरी काम करने थे सब इसी पे किए हैं, बेड पे, जो भी रोजमर्रा में आदमी करता है। इसमें मेरी मदर ने मेरी हेल्प करी है। सो कहीं ना कहीं, लेकिन जब 2015 एक्सीडेंट हुआ, 2016 में रिकवरी हुई, दिसंबर में 1 साल बाद, वहां से कहीं ना कहीं माइंडसेट बदला कि यार कुछ और करना है, मेरे को प्लान बी चाहिए लाइफ में। अभी भी मेरी प्राइमरी इनकम सोच के मैं कभी नहीं आया था वेस्टीज के अंदर, बस ये सोच के आया था कि मैं एक ही इनकम पे डिपेंडेंट हूं, अगर मैं इस एक्सीडेंट में नहीं रहता तो मेरे परिवार का क्या होता, मेरी फैमिली का क्या होता, यही सोच थी। तो एक छोटी सी सोच के साथ आया था कि चलो वेस्टीज मेरी मदद कर रही है, थोड़ा सा मैं भी समझ लेता हूं क्या है वेस्टीज, क्योंकि बगैर समझे तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा मैं समझ लेता हूं व्हाट इज वेस्टीज इज ऑल अबाउट। और यहां से अगर 15, 20, 25 हजार रुपए की इनकम आने लग जाए पार्ट टाइम में, तो मेरे लिए एक स्टेपनी हो जाएगी, प्लान बी हो जाएगा। अगर मेरे को कभी भविष्य में भगवान ना करे कुछ बड़ी मिस हैपनिंग हो जाए, तो एटलीस्ट ये तो काम आएगा मेरे परिवार में। तो इसीलिए इस छोटी सी सोच के साथ मैंने वेस्टीज को सीखना शुरू किया, करना शुरू किया, ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो लोग वेस्टीज करना शुरू करते हैं ना, पहले दिन से वो फेल हो जाते हैं। तो प्लीज वेस्टीज को करना नहीं है, वेस्टीज को सीखना है कि करना कैसे, उसके बाद करना है। तो मैंने सीखना शुरू किया, अच्छा काम ये किया, वो सारे काम किए जो आज इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए करने पड़ते हैं। मीटिंगों में जाना, 2000 यहां पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, 2016 जब मेरी रिकवरी हुई तो मैंने फुल टाइम नहीं किया वेस्टीज को, मैंने पार्ट टाइम किया। मैंने वापस अपनी दुकान को ज्वाइन किया। मैं दुकान का वही टाइमिंग, सवेरे 10 से रात को 9 बजे तक शॉप का टाइम होता था। संडे सबसे पीक डेज होता था और मंडे मेरी छुट्टी होती थी, लाजपत नगर मंडे बंद होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने जॉब पे जाना शुरू किया, लेकिन जॉब के साथ मैंने माइंडसेट किया कि मैं सीखूंगा, सीखना शुरू किया। सीखने के लिए अब क्या होता था, सवेरे निकलता था घर से 8:30 बजे, 9:30 बजे तक पहुंचता था कहां पर, अपना ITO ND तिवारी भवन। ये ND तिवारी भवन की फोटो है। लाइन लगती थी लंबी, पूरी टीम आती थी, मैं भी लोगों को कॉल करता था, कॉल करके यहां आता था, सबसे पहले फोटो खिंचाता था कि भैया मैं पहुंच गया, और इंतजार करता था कि मेरे भी कुछ लोग आएंगे, इस लाइन में खड़े होंगे, अंदर जाएंगे। फिर मैं उनको अंदर बिठाता था, अंदर बिठाने के बाद मीटिंग अटेंड कराता था, और मीटिंग अटेंड कराने के बाद फिर मैं भागता था सीधा दुकान। मेरे पे बाइक हुआ करती थी, फिर मैं उसके बाद दुकान भागता था, फिर दुकान 10:30 पौने 11 तक पहुंचता था। कुछ नहीं पता था मेरे शॉपकीपर को कि मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, जिस दिन वो पूछते थे क्यों लेट हो गया, कोई ना कोई बहाना चिपका देता था कि भैया आज जाम लग गया, भैया बाइक का टायर पंचर हो गया, भैया आज बेटी की तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, आज उसके स्कूल में जाना था। मैंने 8-9 महीने तक उनको पता ही नहीं चलने दिया कि मैं कुछ कर रहा हूं। बहाने एक से एक तगड़े वाले। क्यों बनाए बहाने? क्योंकि मुझे नौकरी को छोड़ने के बाद इसको अपना करियर बनाना था। लेकिन लोग, सॉरी टू से, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आप में से बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, वो लोग बहाना वेस्टीज को ना अटेंड करने का बनाते हैं, अटेंड करने का नहीं बनाते हैं। वो ऑफिस को प्रायोरिटी देते हैं और यहां पे बहाने बनाते हैं कि भाई आज तो ऑफिस बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ऑफिस आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वेस्टीज में आए क्यों? सवाल तो ये है, नौकरी बचाने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए? छोड़ने के लिए आए तो बहाने तो बनाने पड़ेंगे। अगर आप प्रायोरिटी उसी को देंगे तो वेस्टीज कैसे ग्रो करेगा? मैं नौकरी को छोड़ने के लिए वेस्टीज में आया था, नौकरी को बचाने के लिए वेस्टीज में नहीं आया था। तो मेरे को दोनों को मैनेज करना था, मुझे दोनों को मैनेज करना था, इसीलिए मैंने बहाने बनाए। और आप भी बना सकते हैं अगर आप वर्किंग हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपको अपनी ऑफिस में कौन सा बहाना बनाना है। क्या आपकी अपलाइन आपसे बेहतर जानती है कि आपको क्या बहाना बना के छुट्टी मिलेगी? क्या आपके सीनियर आपसे बेहतर जानते हैं आपको क्या बहाना बना के छुट्टी मिलेगी? आपसे बेहतर, जहां पे आप वर्किंग प्लेस पे, जहां पे आप हैं, जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, आप अपने बॉस को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, अपने ऑफिस के स्टाफ को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो कौन सा बहाना बनाना है ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा? तो बना के निकलो। मैं भी निकला दोस्त, मैंने मीटिंगें करी, ट्रेनिंगें करी। रात को जब निकलता था, रात में कोई बहाना नहीं, क्योंकि रात के बाद जब 9 बजे के बाद निकले फिर तो अपना है ना, पूरी रात अपनी है। तो रात को निकलता था, फिर सोचता था कि किसी के ना किसी के घर जाके मीटिंग करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, तो वहीं से दुकान से ही निकलना,
दुकान से ही सारे काम करना, ये सारी चीजें वहां से एक्टिविटी शुरू हो गई। मतलब कहने का मतलब यह है कि मैंने उसको अपनी प्रायोरिटी बना के रखा। मैंने उसको अपनी कभी भी प्रायोरिटी से अलग नहीं किया, मैंने उसको हमेशा अपनी प्रायोरिटी बना के रखा। बहुत चैलेंजेस आए, मीटिंगें बहुत करी, बहुत एक महीने में जब अगर 15-20 मीटिंग करते थे तो एक भी नहीं आता था, लेकिन मीटिंगें फिर भी करते थे, क्योंकि हमें पता था कि ये बिजनेस ना सुनने का नहीं है, हाँ सुनने का है। और अगर हाँ सुननी है तो उसके लिए ना भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि सारे हाँ वाले नहीं मिलेंगे। 10-20 लोगों से अगर आप बोलोगे कि करना है और पूरा एफर्ट्स करोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पूछ रहे हो करना नहीं करना, आप पूरे एफर्ट्स करोगे 10-20 लोगों के साथ और सारे काम करोगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आएंगी। तो अगर हाँ तक पहुंचना है तो ना से गुजरना पड़ेगा। मेरे को पता था प्रोसेस यही है इस बिजनेस में कामयाब होने का। मेरे को मीटिंगें करनी पड़ेंगी, लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, लोग ना बोलेंगे, वो नेचर है इस बिजनेस का, स्वभाव है। लोगों को ना बोलना इस बिजनेस का स्वभाव है, वो आप बदल नहीं सकते। तो लोग ना बोलेंगे, कोई इशू नहीं है। तो काम किया, ना बोलने पे कम फोकस किया, जो लोग हाँ बोल रहे थे उन पे ज्यादा फोकस किया। हाँ बोलने वाले लोग मिले, उनके साथ बैठे, उनके साथ प्लानिंग करी, उनका फास्ट डेट कैसे होगा, उनका मीटिंग कैसे होगी, चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, उस पर प्लानिंग करी। हर जगह पे प्लान दिया साहब, ये देखो, जमीन में बैठ के प्लान दिया, गली मोहल्लों में जाके बैठ के प्लान दिया, हर जगह पे प्लान दिया, कहीं नहीं छोड़ा। बट दिस इज रॉन्ग। हर जगह पे प्लान नहीं देना चाहिए, ये हमको समझ में आया। हम क्योंकि 3,000 करोड़ की कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास इतने बड़े बड़े ऑफिसेस हैं जो ऑलरेडी खुले हुए हैं। तो ये कुछ मिस्टेक थी जो करी शुरू में, क्योंकि वी आर नॉट प्रोफेशनल फ्रॉम द बिगिनिंग। कहीं ना कहीं हम लोग प्रोफेशनल नहीं थे, दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो काम करना शुरू किया। ये मेरे सारे दोस्त लोग हैं, सबको बिजनेस बताया, जितने दोस्त थे खास। सोचो इन्होंने क्या बोला होगा। आपके खास दोस्त जिनके साथ आप 24 घंटे रहते हैं, हमेशा बातचीत होती है, चल मूवी देखने चल रहा है, हाँ चल, चल मार्केट चल रहा है, हाँ चल, चल इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, दुनिया भर का याराना उनके साथ। लेकिन जब एक खास मौके पर उन टाइम आया, एक ऐसा खास मौका जब उनसे बातचीत करने गए कि भाई मैंने एक बिजनेस शुरू किया अपने जीवन में कुछ चेंज लाने के लिए, क्या तुम इस बिजनेस में मेरा साथ दे सकते हो? आपको क्या लगता है क्या बोला होगा? ना। भाई एक चीज बता दूं, वेस्टीज आपको ना पहचान करा देगा कौन आपका वेल विशर है। वेस्टीज आपको ना सच में पहचान करा देगा आपका वेल विशर कौन है। सो बेसिकली इस चीज का ध्यान रखना। नंदी प्लीज वो कॉल कर लेना, एक जो मैंने नंबर दिया आपको। सो यहां पर ऐसा नहीं है, देखो इन्होंने मेरे को मना किया तो मेरे को बुरा नहीं लगा। आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं जाता हूं आज उस दुकान पे, भैया स्पेशली मुझे चाय ऑफर, कॉफी ऑफर करते हैं, मैं बैठता हूं आज भी उस दुकान पे जाके कस्टमर अटेंड कर लेता हूं 2-2, 3-3 घंटे, और ऐसे अटेंड करता हूं जैसे आज भी मैं उसी दुकान का पार्ट हूं। भैया मेरे को मना करते हैं, तू क्यों कर रहा है? मैं करता हूँ भैया कोई बात नहीं, मेरे को मजा आता है करने में। मैं अंदर चला जाता हूँ। आज भी कोई कस्टमर आता है, पूरी मेकअप किट बनानी, हाँ जी आओ जी बना देते हैं, डीओ दिखाना दिखा देते हैं 2-2, 3 घंटे, क्योंकि लाजपत नगर में हमारा ऑफिस है, वहीं पे ही लाजपत नगर में हमारी शॉप भी है। तो चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपने रिश्ते कभी किसी से बिगाड़े नहीं। आज भी मेरे दोस्त हैं, वो बात अलग है, कोई मेरे साथ बिजनेस में नहीं है, सोशल मीडिया पे सब है, सब देखते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन बिजनेस में कोई नहीं है। कोई नहीं, आज नहीं तो कभी तो आएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस, कभी डेफिनेटली कभी ना कभी। वेस्टीज वैसे भी बोलता है सम विल कम सम विल नॉट, सो व्हाट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये वेस्टीज का वीआईपी ट्रेनिंग बोलता है, जो मैंने पहले ही कर ली थी। सम विल कम सम विल नॉट, सो व्हाट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और नेक्स्ट कब तक नेक्स्ट? 800 करोड़ लोगों तक नेक्स्ट। कितने लोग हैं इस दुनिया में? 800 करोड़ लोगों तक नेक्स्ट। चलते जाओ नेक्स्ट, इतने सारे लोग हैं दोस्त, रुको मत। जो नहीं आया वो बाद में जरूर आएगा, इस चीज की चिंता मत करना। तो जब मैंने नेक्स्ट 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 किया तो फिर कुछ अच्छे लोग मिलने शुरू हो गए, मैं रुका नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट करने से कुछ अच्छे लोग मिलने शुरू हो गए। इनको तो आप जानते होंगे, बताने की जरूरत है नहीं, है ना? आज 14 लाख रुपए की पर मंथ की आमदनी है। मेरी पहली प्रोस्पेक्टिंग है, फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग। मेरे से बड़ा लेवल
में से बड़ा इनकम। अगर इस भ्रम में हो आप